प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है नियंत्रित अवलोकन के प्रकार। नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर, और दूसरा है स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। घटनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सिचुएशन। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला अवलोकन की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण, अर्थात जिन घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं उन घटनाओं पर नियंत्रण किया जा करके भी अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा, स्वयं अवलोकनकर्ता अपने स्वयं पर नियंत्रण रखकर भी घटनाओं का अवलोकन करता है। इसीलिए इसे सामाजिक प्रयोगों भी कहा जा सकता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है। इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा पंचायत राज के एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन, उत्पादकता एवं बालकों के व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है कि वो किस प्रकार से गतिविधियां करते हैं। उन सबका अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, मतलब स्वयं अवलोकनकर्ता अपने ऊपर नियंत्रण रखकर भी घटनाओं का अध्ययन करता है। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है कि उसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है, क्योंकि घटनाओं पर तो नियंत्रण किया नहीं जा सकता। घटना तो किसी भी प्रकार से एट ए टाइम घट सकती है। अब अवलोकनकर्ता खुद पर कंट्रोल कर और घटनाओं का अध्ययन करे। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता क्या करता है? स्वयं पर नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभावों से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ्स, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और आजकल तो मोबाइल का भी प्रयोग किया जा सकता है। गुडे और हार्ट ने इस संदर्भ में कहा कि अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के महत्व को बताते हुए लिखा कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन है। अतः अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहारों पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। गुडे और हार्ट लिखते हैं कि कोई भी सामाजिक घटना, कोई भी सामाजिक विषय पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल है। बाकी अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहारों पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए, तब जाकर अवलोकन किया जा सकता है। अब नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में क्या अंतर है? नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन है वो घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है। उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं
किया जाता। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह मुक्त एवं स्वाभाविक व्यवहार करता है। तीसरा है कि नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ्स, मानचित्र, टेप, फिल्म, मोबाइल आदि का प्रयोग किया जाता है, जो अनियंत्रित अवलोकन में आवश्यक नहीं है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के पक्षपात, विश्वास, विचारधारा एवं व्यक्तिगत झुकाव का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ता, अतः वस्तुनिष्ठ बना रहता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के स्वयं के पक्षपात के आने की संभावना रहती है और वह कम विश्वसनीय होता है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता को एक सीमा में रहकर ही अध्ययन करना होता है, अतः ऐसा अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म न होकर सीमित होता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म होता है, वह गोपनीय तथ्यों को भी ज्ञात कर लेता है। इसके बाद है नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का ही अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन से संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि जब किसी क्षेत्र या किसी विषय पर अगर कोई कंट्रोल नहीं होता है, अनियंत्रित अगर होगा, तो वो किसी भी समुदाय का, संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है। अतः इसका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके बाद है नियंत्रित अवलोकन में कृत्रिमता एवं बनावटीपन आ जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनी रहती है। इसके बाद है सामूहिक अवलोकन। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता कर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। अर्थात कि अवलोकन एक व्यक्ति द्वारा, एक अवलोकनकर्ता, एक वैज्ञानिक के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए एक पूरा समूह होता है और उसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सिनपाओ यंग ने इस स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। वह अवलोकन अनेक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। यद्यपि सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इस परिभाषा में स्पष्ट है कि सामूहिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता का कई व्यक्तियों के द्वारा एक साथ किया जाता है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों अवलोकन पद्धतियों का मिश्रण होता है। सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य का बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कई देशों में हुआ। सन 1937 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन में अध्ययन हेतु एवं 1944 में जैमका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया। चूँकि यह विधि एक खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें कई सदस्यों की आवश्यकता होती है और इसमें कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी बागडोर एक केंद्रीय अधिकारी के साथ होती है, इसलिए कुशल प्रशासन आवश्यक है। अतः यह किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों के द्वारा प्रयुक्त होती है। इस विधि में कार्यों का बंटवारा होना तथा घटना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य पक्षों का साथ साथ अध्ययन होने से उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लाभ प्राप्त होते हैं।
यद्यपि इसके एक खर्चीली प्रणाली होने से सामान्यतः इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। अब सामूहिक अवलोकन की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता कैसे की जा सकती है? सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में अवलोकन की विधि सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है एवं कानों से सुनता है। साक्षात्कार प्रश्नावली और अनुसूची में तो दूसरों के द्वारा कही और लिखी हुई बात पर विश्वास करना होता है। स्वयं अपनी आंखों के द्वारा देखी घटनाओं में त्रुटि या भ्रम की गुंजाइश नहीं होती, और फिर भी अवलोकन को सत्यापन का अचूक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अवलोकन में भी अविश्वसनीय आने के कई कारण हैं, जिसमें पहला है ज्ञानेंद्रियों की सीमा, दूसरा है व्यवहार की कृत्रिमता, तीसरा अवलोकन एवं निर्वचन, और चौथा निरीक्षणकर्ता का पक्षपात व्यवहार, पांचवा है घटना अपर्याप्तता के कारण इसमें इस प्रकार से अवलोकन किया जाता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।